स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में है। ये है साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम आज सीखने वाले हैं कि रिएक्शंस को कैसे हम इक्वेशंस में बदलेंगे और इक्वेशन से कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और 2 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बने हैं कि आपको इस तरह से, मतलब एक्स और इस तरह से बी और वाई इस तरह से दे रखा होगा और आपको ये बैलेंसिंग पूछना होगा कि ये बताइए एक्स वाई की जगह पे क्या है। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में देखा गया है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। हिट एंड ट्रायल मेथड से बिल्कुल फाड़ देंगे इसको। आओ सीखें एक एक करके कैसे करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल नए हैं तो देख लीजिए वीडियो को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल में ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आते रहेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक स्टेंजा है 1.1.2 जिसका नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझते हैं पहले ये क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है रिकॉल करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। तो क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था, चैप्टर था मैटर, वो एटम एंड मॉलिक्यूल वाले में, उसमें था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें ये कहा गया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता था कि अगर हम कभी कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका जो मास है वो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसमें नया मास क्रिएट होगा। कुल मिला के अगर आप 20 ग्राम किसी सब्सटेंस को लेके चले और इस 20 ग्राम की रिएक्शन आपने कराई तो आपको प्रोडक्ट साइड में भी कितना मिल जाएगा, 20 ग्राम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात होती है। तो अगर ये दोनों मास बराबर मिल रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अदरवाइज आप वहां पर ये कह सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर वो लॉ है तो वो यूनिवर्सल है, वो सारी चीजों में, सारे मैटर्स में वैलिड होगा। और जब सारे मैटर्स में वैलिड होगा तो हमारा केमिकल रिएक्शन में भी वैलिड होगा और इसके लिए हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, आगे जाओ। That is, the total mass of element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। कुल मिला के कहानी ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पास में एक रिएक्शन है, उसमें क्या है, कुछ रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपने 20 ग्राम रिएक्टेंट्स लिए हैं तो डेफिनेटली यहाँ 20 ग्राम प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। अगर ये हो रहा है तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। अदरवाइज अदरवाइज आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है और ऐसे केस में फिर आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ जाएगा, बैलेंस करना पड़ जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे हम एक रिएक्शन को बैलेंस, आगे भी पढ़ देता हूँ नहीं तो कहोगे सर ने लगाया पता नहीं। लिखा इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर मास से आप नहीं बता रहे हो तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट से बता सकते हो कि अगर रिएक्टेंट साइड में आपके 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं, 4 टाइप्स के एलिमेंट, मतलब 4 एलिमेंट है, प्रोडक्ट में भी वो 4 एलिमेंट ही होने चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। लेट सपोज यहाँ पर ये हमारे पास ये एग्जांपल है, आप इसे देख सकते हैं। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है आप इसको बैलेंस करो। यहाँ पर आयरन है जो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले का काम होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसी होगी, तो टेबल में बच्चों हमारे कॉलम जो होते हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे कॉलम होते हैं। आओ जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पहला कॉलम जो होगा ये कहलाएगा किसके लिए, जस्ट अ सेकेंड मैं कलर चेंज ले लेता हूँ। ये क्या बताएगा, ये बताएगा एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा बताएगा कहाँ पर, रिएक्टेंट में कितने हैं, और फिर बताएगा कहाँ पर, प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको तुरंत ही टेबल बना लेनी है। एक साइड आपको एलिमेंट कर देना है, दूसरे कॉलम में रिएक्टेंट, तीसरे कॉलम में प्रोडक्ट।
इतना आपको कर देना है। इतना जैसे ही आप करेंगे तो मैं इसका ना एक कॉपी ले लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना के ले लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, अभी मेरे काम में आता रहेगा। आ जाओ, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हमारी रिएक्शन में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है, आप इसमें देख के बताइए, इस पे यहाँ पर आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है पहले आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर आपको ऑक्सीजन। तो आयरन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि कहाँ पर कितने हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो आपको आयरन कितने दिख रहे हैं, आयरन आपको एक ही दिख रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आयरन कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ कलर, ये आयरन एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो आयरन रिएक्टेंट में कितना है, 1। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो आयरन कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ कितने हैं, ये 2 हैं, और यहाँ देखेंगे तो ये कितने हैं, 2 हैं। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 4। मतलब कहने का ये हुआ कि ना तो आपका आयरन बैलेंस है और ना ही आपका ऑक्सीजन बैलेंस है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको किसी एक चीज को बैलेंस करना है। लेट्स सपोज हम आयरन की तरफ चलें, आयरन हमारा यहाँ आसानी से बैलेंस हो जाने वाला है। कैसे बैलेंस होगा आसानी से, आओ देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले यहाँ स्टेप 1 ले लेते हैं, मैं पहले मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तरीका सिखा दूंगा कैसे करना है। स्टेप 1 ले लेंगे सबसे पहले, स्टेप 1 क्या करेंगे, टू बैलेंस Fe मल्टीप्लाई Fe बाय 3 ऑन रिएक्टेंट साइड। अब आपको ये तो पता होगा रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो साइड है ये कौन सी है, रिएक्टेंट है। जो नए बच्चे हैं जिनने अभी नहीं पढ़ा है उनको बता दूं, ये रिएक्टेंट साइड होती है और ये होती है प्रोडक्ट साइड, ठीक, ये होती है प्रोडक्ट साइड। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट साइड में, कर देते हैं। जब हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा Fe, जिसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना था, प्लस H2O गिव्स, क्या देगा ये, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। भी करना क्या है, आपको बैलेंस करा लेनी है दूसरी चीजें। जैसे दूसरी चीजें जैसे कौन सी, अब जैसे बचा हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें भी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन पे बात करें तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक बात याद रखिएगा, अगर ऑड और इवन का केस होता है, जैसे ये 1 क्या हो गया ऑड, ये क्या हो गया इवन, तो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका होता है इन दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करा दो, मतलब जितने चाहिए उतने मल्टीप्लाई करा दो। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 यूज करेंगे। स्टेप 2 क्या कर देंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई H2O बाय 4। H2O को पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आधा करा देते हैं। जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमें मिलेगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अभी आप देखोगे कि आपने करा क्या है, आपने कुछ चीजें बैलेंस करी हैं। जैसे आपके Fe कितने हो गए, वापस से 3 3 हो गए, हाइड्रोजन 2 2 थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड के हैं वो 2 की जगह कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे पता, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपकी दूसरी तरफ देखो अभी कितने हैं, 2 है, मतलब ये वापस से डिस्टर्ब हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो इस तरफ भी कितने हो गए 4 और उस तरफ भी 4, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में कौन कौन डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन। तो अभी करना क्या है, फिर से परेशान नहीं होना, अब आपको हाइड्रोजन देखना है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो अगर हम इस साइड में, हाइड्रोजन वाले साइड में, इस साइड में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा बचा हुआ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो स्टेप नंबर हम यूज करते हैं 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है टू बैलेंस हाइड्रोजन, टू बैलेंस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई H2 बाय 4 ऑन प्रोडक्ट साइड। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं ऑन PDT, मतलब प्रोडक्ट साइड, यहाँ भी लिख सकते हैं ऑन रिएक्टेंट साइड, क्योंकि हमने जिस साइड में बैलेंस किया है उस साइड में हमें मेंशन कर देते हैं कि भैया इस साइड हमने ये चीजें करी। हाँ देखते हैं क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें मिला 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अगर हम यहाँ वापस से टेबल बनाएं, अगर हम यहाँ वापस से क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं,
जो मैंने पहले ही सेव कर रखी थी। तो देखो हमारे पास हमें क्या-क्या मिलेगा, हमारे पास है Fe, हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन। तो आओ इस फाइनल इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में देखते हैं क्या मिला हमें। तो अगर हम Fe की बात करें, मैं थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ Fe को देखें तो रिएक्टेंट साइड में Fe कितने हैं? भैया यहाँ पर देखो 3 Fe है, प्रोडक्ट साइड में देखें तो 3 Fe है। गुड। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 टू जा कितना है 8, यहाँ देखें तो 4 टू जा 8, दोनों जगह बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो देखो कितने हैं 4, और यहाँ भी कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन भी बराबर हैं। कह सकते हैं देयरफॉर अबव रिएक्शन इज बैलेंस। अबव रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रिएक्शन इज बैलेंस। हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इस रिएक्शन को लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास है 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। तो इतना अगर आप लिखते हैं तो आपकी रिएक्शन तो बैलेंस मान ली जाएगी कि भैया हाँ रिएक्शन आपकी बैलेंस है। लेकिन क्या होता है कि आपको यहाँ एक स्टेप और लेना होता है, और वो होता है आपको इनमें स्टेट्स लिखनी पड़ेंगी, स्टेट मेंशन करनी पड़ेंगी। स्टेट बोले तो अगर आपकी कोई भी चीज सॉलिड में है तो आप सॉलिड के लिए ब्रैकेट में एस लिखेंगे। ठीक है, अगर आपकी क्या है लिक्विड में है तो आप लिक्विड में क्या रखेंगे, ब्रैकेट में एल लिखेंगे। अगर वो गैस में है आप ब्रैकेट में क्या करेंगे, गैस लिखेंगे। एक और कहानी होती है एक्वस। एक्वस, एक्वस क्या होता है ए क्यू। ठीक है, अब जिन्हें पता है एक्वस किसे कहते हैं वो कमेंट में बताएं। मैं वीडियो के लास्ट लास्ट तक में ये ए क्यू के बारे में आपको बता दूंगा, फिर देख लेना आपका सही है या नहीं। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारा जो आयरन होता है, आयरन किस में होता है, सॉलिड में, तो आपको इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा, सॉलिड। वाटर किस में होता है, लिक्विड में। अब अगर आयरन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड आपका किस में होता है, सॉलिड में। और हाइड्रोजन किसमें होती है, गैस में। जब आप ये पूरी स्टेट मेंशन कर दोगे, बैलेंस कर दोगे, तब इस रिएक्शन को कहेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। मतलब ये अभी क्या है, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल है बच्चे किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ये किसको फॉलो करता है, एंड इट फॉलोज या इट ओबेज, जो भी लिखना हो इट फॉलोज इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो अभी सर आपने कहा था कि जो भी ये क्वेश्चन आएगा वो आएगा एमसीक्यू, एक नंबर का, 4 ऑप्शन के साथ में। तो सर क्या हम एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे? तो अगर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाएगा तो सर बाकी के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बचे हैं, थ्योरी पोर्शन है, बहुत सी चीजें हैं, उनमें हम क्या करेंगे, केस बेस्ड होता है, उसमें समझना पड़ता है। बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छा एक मेथड बताता हूँ जिससे आप इससे आसानी से इस बात से निकल सकते हैं, और उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही एडवांस मेथड है। और आप क्या, जो 100 अगर बच्चों की बात करूं तो 100 में से 100 बच्चे इसी मेथड को यूज करते हैं एग्जाम, इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेते। तो सर इतना लंबा क्यों समझाया, क्योंकि हमें एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में ये कर कैसे रहे हैं, किस तरह से हम बैलेंस करते हैं, किस तरह से ऑब्जर्वेशन। अब मान लो पहली बार कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको कह दूंगा हिट एंड ट्रायल लगाओ, बच्चा परेशान हो जाएगा करना है। तो आओ इसमें हमें किस तरह से ट्रिक लेनी है, किस तरह से क्या करना है, इसको मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ये बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है नाइट्रिक एसिड। सबसे बड़ी बात, नाइट्रिक एसिड से याद है, सबसे बड़ी बात है आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो क्लास 9th का लेक्चर देखिए, क्लास 9th का जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर होता है उसमें आपको सिखाया जाता है हाउ टू मेक अ फॉर्मूला। उसमें बैलेंसी देखते हैं, चार्ज देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो वहां से इसको देख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे बनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूले के फॉर्म में ही रखे मिले, आपको रिएक्शन के फॉर्म में मिल जाएगी। रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ कह रहा है केमिकल इक्वेशन को क्या करो आप, बैलेंस। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई गई है CaOH होल ट्वाइस, जिसे स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और इसने बनाया है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनाया है? कैल्शियम नाइट्रेट, और रिमूव किया है क्या? वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसमें बैलेंस है कि नहीं है। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, दो यहाँ है, तो टोटल हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ कितने हैं? तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। देखो एक और बात, अगर आयन है, जैसे ये नाइट्रेट आयन, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट आयन, ठीक है, तो अगर ये नाइट्रेट आयन नाइट्रेट में गया, तो फिर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं लेने हैं। दैट मीन्स हम अलग से नाइट्रोजन, अलग से ऑक्सीजन नहीं देखेंगे, हम पूरा पूरा NO3 देख लेंगे। तो यहाँ एक NO3 है, और यहाँ बच्चे कितने NO3 हैं? 2 हैं, मतलब NO3 बैलेंस नहीं है। ओके, Ca कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, मतलब कैल्शियम में कोई पंगे नहीं है, बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 हैं, सर यहाँ भी है। मैंने कहा ना ये NO3 के साथ में काउंट हो गया, वहाँ काउंट नहीं करोगे। तो ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, मतलब ये बैलेंस है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें एक तरीका है कि जो सबसे बड़ा होगा, मतलब जो बड़ा फॉर्मूला होगा, क्या कहेंगे, इसमें लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। डू नॉट टच, टच मतलब उसको छेड़ना नहीं है, टच बिगर फॉर्मूला। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, बिगर फॉर्मूला, इसका कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं है, बस आपको देख के बताना है। बिगर फॉर्मूले को आपको यहाँ पर टच नहीं करना है। वो केस अभी फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर ऑड और इवन है, अगर ऑड इवन है तो क्या कर दो, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक एक करके ऐसा करते जाओ, तो आपका बैलेंस हो जाएगा बड़ा आसानी से। देखो जैसा अगर देखें तो मुझे ये बड़ा फॉर्मूला लगा, ठीक है, दिख भी रहा है बड़ा सा। बस करना क्या है, इसमें देखना है यहाँ NO3 कितने थे? 2 थे, यहाँ कितने हैं? 1 है, तो एक काम करो, इसके आगे कितना लगा दो? 2, 2 NO3 हो गए, 2 NO3 उधर भी है, क्लियर हो गया। हाइड्रोजन कितने हुए? 2 यहाँ है, और 2 यहाँ है, कितने हैं? 4। काम करो 4 यहाँ चिपका दो, 4 लगा दिया। अभी देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4, हाँ यहाँ 4 नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ 2 लगा दो। 2 2 जा 4, यहाँ भी देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी देखो 4 हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखो ये NO3 वाले हमें नहीं देखने हैं, हमें यहाँ पे NO3 वाले नहीं देखने हैं, हमें कौन से देखने हैं? ये वाले। तो यहाँ पर कितने हैं? ये 2 हैं, कितने हैं? 2 है, तो यहाँ भी कितने हैं? 2 है। बस रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। अभी करना क्या है, इसका स्टेट लिख देना है। HNO3 एसिड होता है, एक्वस में रहेगा। CaOH होल ट्वाइस भी एक्वस में रहेगा। CnO3 होल ट्वाइस किसमें बन जाएगा? एक्वस में, और ये बन जाएगा लिक्विड। एक्वस का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप आपने बता दिया होगा। मैं बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी एक्वस की बात करें तो याद रखना, a solution made with water, made with water मतलब वाटर क्या है यहाँ पे? एज अ सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? एज अ सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, इज नोन एज, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर लिया हो उसे हम एक्वस कह देंगे। अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे? हमारे लिक्विड रहेंगे, या फिर आपको मेल्टन स्टेट में मिलेंगे, मोल्टन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। NaOH है, इसे कहते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई गई है। मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। इससे बना क्या है? ये बना है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये आपका क्या है? वाटर है। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो आओ एक बार और लिख देता हूँ मैं रिएक्शन। ये हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया H2SO4, और ये बना Na2SO4 प्लस बना H2O। ठीक है, करना क्या है, पहले देख लेना है बैलेंस है या नहीं। आओ चेक करें, यहाँ 1 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, मतलब सोडियम बैलेंस नहीं है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, मतलब बैलेंस है। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मतलब बैलेंस नहीं है। मैंने फिर कहा, देखो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, मतलब बैलेंस नहीं है। यहाँ देखो SO4 है, जो कि किस में जा रहा है बेटा? SO4 में जा रहा है। ना तो सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देखना, अलग अलग देखोगे परेशान हो जाओगे। मेरी बात मानो, अलग अलग बिल्कुल मत देखना, आप जब भी देखना इसको एक साथ देखना। जब एक साथ देखोगे तो एक सल्फेट है, एक सल्फेट। फिर वही करना है, देखना है, करना क्या है, जो भी बड़ा फॉर्मूला है उसको हमें टच नहीं करना है। जब बड़े को आप टच नहीं करोगे तो बाकी चीजें आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जैसे यहाँ अगर देखोगे तो ये Na2SO4 है, यहाँ पर कितने कितने Na है? यहाँ पे 2। तो आपको करना क्या है, आपको जो आपका इधर वाला NaOH है
इस NaOH में आपको 2 लगा देना है, तो Na आपके बैलेंस हो जाने। सल्फेट देखो, सल्फेट में चला गया, कोई चेंज नहीं करना, 2Na थे लगा दिए। अभी हुआ क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 टाइप के हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर बच्चों 2 ही हाइड्रोजन है, तो आपको करना है कि इसके आगे 2 लगा देना है। इस तरह से करोगे तो 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे और 2 ऑक्सीजन। इतना आसान, वेरी इजी। करना क्या है, बड़े वाले को छूना नहीं है, बड़े वाले के हिसाब से सबको बैलेंस कर देना है। एक साइड देखना है कितने हैं, दूसरी साइड जिधर कम है उधर मल्टीप्लाई करा दो, हिट एंड ट्रायल लगा दो, वही 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, जितना हो जाए आप जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है, परफेक्ट। अगर आपको डाउट अभी भी आता है तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली वहां समझा दूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। आपको जस्ट टेलीग्राम में सर्च करना है केम वर्ड और मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगा। ठीक है, ये इस तरह का ये लोगो होगा वहां पे केम वर्ड का ये वाला, मैं आसानी से मिल जाऊंगा, वहां पर आसानी से आपको समझा दूँ। ये लो, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। देखो यहाँ पर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है और NaNO3। अगर यहाँ देखूंगा तो एक Na है, एक Na, एक Cl, एक Ag और एक NO3। इसमें जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं। यहाँ देखोगे तो एक Ag, एक Cl, एक Na और एक NO3, मतलब सारे बैलेंस्ड है। क्या कह सकते हैं, कितना आसान था, लिख सकते हैं ना सीधे सीधे, above reaction is already balanced। बच्चों मजे की बात ये है ना, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आप क्या करते हो, जबरदस्ती बैलेंस करते हो। मान लेते हो बोर्ड का क्वेश्चन है, शायद कुछ गलत हो गया हो, या हो सकता है वो हमसे बैलेंस करवाना चाह रहा हो। एक्स्ट्रा मत सोचना है, अगर आपको दिख रहा है बैलेंस है, दैट मीन्स बैलेंस है, नहीं है बैलेंस तो फिर बैलेंस करो। अभी हमें सीधे सीधे पता चला नहीं, 1 1 लिख लिया, 2 2 लिख लिया, आपने कहा बैलेंस है तो बैलेंस हो गया, सिंपल लॉजिक है। हाँ ठीक है ना, ले आगे। ये है क्वेश्चन एक और, BaCl2H2SO4, बहुत फेमस क्वेश्चन है। BaCl2 वाले बहुत क्वेश्चन आपकी बुक में आपको जितने मिले, मैंने कोशिश करी है लगभग लगाने की जो 2 3 हैं, लेकिन आपको जितने भी मिलते हैं आप क्या करिए उनको देख लीजिए। यहाँ है BaCl2, BaCl2 एक Ba है, एक Ba है, 2 Cl है, एक Cl है मतलब Cl बैलेंस नहीं है, 2 H2 है, एक H2 है, एक H है मतलब बैलेंस नहीं है, एक SO4, एक SO4 मतलब SO4 बैलेंस। वापस से वही कहानी, बड़े को नहीं छेड़ना है। SO4 वाले से Ba वाले से हमें कोई लेना नहीं, यहाँ देखेंगे 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, सिंपल लॉजिक हुआ। आप क्या लिख लो, BaCl2 प्लस लिख दो H2SO4, यहाँ बन जाएगा क्या, BaSO4 प्लस का HCl। अब आपको बैलेंस करना था, आप सिंपली इसके आगे 2 लगा दो, उत्तम, बैलेंस हो गया भाई। तब ये देखो एक्वस में होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस में, इसका सॉलिड बनेगा और ये आपका एक्वस बन जाएगा। ठीक है, बनी बात। ये सॉलिड क्या है, तो ये है प्रेसिपिटेट। ये क्या है, प्रेसिपिटेट। इसका भी एक लॉजिक है कि जब भी दो तरह के आयंस आपस में मिक्स होते हैं तो वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आयंस एक्सचेंज कर देते हैं, और इस तरह की रिएक्शन कहलाती है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं अपने आप को डिस्प्लेस कर लूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी सॉरी, अपने आप में डबल डिस्प्ले, क्या कहेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है इसको भी समझा देता हूँ। तो प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। कब बनेगा, किसका बनेगा सर, HCl का क्यों नहीं बन गया, BSO4 का ही क्यों बना। सिंपल सा इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसका मास ज्यादा होगा, मेटल हैविंग मोर मॉलिक्यूलर मास, बहुत सटीक लगता है ये, मोर मॉलिक्यूलर मास विल फॉर्म PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता दी मैंने आपको। जिस मेटल का ज्यादा मास होगा वो आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, सिंपल है। मास कौन सा, मॉलिक्यूलर मास, आपको याद होने चाहिए। 30 तक नॉर्मली याद करते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक सीरीज याद करोगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे सीरीज याद करते हैं, मतलब आपको ट्रिक याद होनी चाहिए ना, ये वाली, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाली, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने ये बेरियम मेटल ली है ये कितना नीचे है, तो जितना नीचे आएंगे मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बचेगा। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है, मैं बता दूंगा, आप अगर चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अगर आप बताते हैं कि
सर जी प्लीज वीडियो डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा। यहाँ देखिए ये आपका कह रहा है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिएक्शन मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में, रिएक्शन मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में, और इक्वेशन मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में। कितना आसान है। और ये केमिकल रिएक्शन इज दैट व्हिच इज रिप्रेजेंट एनी केमिकल चेंज, बट द केमिकल इक्वेशन इज दैट व्हिच इज इन सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दो केमिकल इक्वेशन। आ जाओ देखते हैं। पहला है, दो लगा रखी है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। आ जाओ इसको देख के लिखते हैं। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। गुड। प्लस मैंने ऊपर स्टेट्स मेंशन करी हैं, किसी किसी में नहीं करी हैं शायद, मैंने यहाँ पे मेरे को याद आता है। ये देखो जैसे ये ना, ये एक्वस में रहेगा, ये एक्वस में रहेगा। ये देखो Ag बड़ा मेटल है, सॉलिड आ जाएगा, और ये एक्वस में रहेगा। तो कोशिश करना आप खुद से ट्राई करने की कि एक्वस वगैरह ये कैसे लिखेंगे, आप कैसे समझेंगे। यहाँ मैं समझा देता हूँ। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस प्लस वाटर। वाटर को क्या कहेंगे, ऑब्वियसली H2O कहेंगे। अभी इसको बैलेंस करना है। देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन यहाँ है, दो यहाँ, चार ऑक्सीजन है, यहाँ तीन और एक चार है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो लगभग मेरे को लग रहा है सारा कुछ बैलेंस है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, ये लो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये एक्वस में रहेगा, CO2 गैस होती है, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये एक्वस बनाएगा, या सॉरी सॉरी ये लिक्विड बनाएगा। एक सेकेंड, लिक्विड लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी भी कहानी है। कहानी, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि एक एक्स सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, वो वाली कहानी। तो यहाँ पर देखो जनरली क्या है, आप क्या लेते हो, आप CaO लेके आते हो, इसे कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। मैं कहानी सुनाई देता हूँ। क्विक लाइम, इसको आपने वाटर में डाल दिया, वाटर में डाला तो इसने बनाया CaOH होल ट्वाइस, इसे कहा गया स्लेक्ड लाइम। क्या कहा गया, स्लेक्ड लाइम। अब आपने क्या किया, इसका स्लेक्ड लाइम लिया और इसको व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश मतलब होता है पोतना, पुताई करना। तो जैसे वॉल है, आपने उस वॉल में क्या कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। तो जब आप व्हाइट वॉश कर रहे होंगे तब ये डार्क व्हाइट नहीं दिखेगा, नॉर्मली रहेगा। लेकिन 6 to 8 आवर्स जैसे ये रहेगा, तो ये धीरे धीरे किससे कांटेक्ट में आएगा, धीरे धीरे CO2 गैस के कांटेक्ट में आएगा, तो एटमोस्फियर में। जैसे मान लो ये वॉल है हमारे घर की, हमने इसमें क्या कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। अभी क्या करा, CO2 से रिलेट करेगी, रिएक्ट करेगी। जैसे रिएक्ट करेगी, ये इसको कन्वर्ट कर देगी CaCO3 में, और ये सॉलिड प्रेसिपिटेट। जब भी देखा हो चूने वाली जो दीवारें होती है, उनसे एक प्लास्टर निकलता रहता है, पपड़ी जैसा निकलता रहता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और वो किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो ये कहानी याद रखना, कहानी से बहुत अच्छा रिलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है जिंक है, जिंक की रिएक्शन कराई है सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से, और जैसी रिएक्शन कराई है इसने बनाया है जिंक का नाइट्रेट, मतलब ZnNO3 का ट्वाइस। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सिल्वर Ag, इसको बैलेंस करते हैं। आइए, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर एक जिंक है, एक जिंक है, एक NO3 है, दो NO3 है, एक Ag है, एक Ag। सिंपल कहानी, हमने कहा था बड़े वाले को नहीं छूना है। इसमें कितने हैं, दो NO3 हैं, तो इसके आगे कितना लगा दो, दो। Ag कितने हो गए, दो, यहाँ पर दो लग गया। बैलेंस है, कितना आसान है। अभी आप परेशान हो रहे होते, टेबल बना रहे होते, एलिमेंट रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, ये स्टेप लिख रहे होते, खत्म कर दिया मैंने, एक बार में खत्म कर दिया। सबसे सटीक और सबसे 100% लगेगा पेनाकिया टाइप में रामबाण, ठीक है। जिंक सॉलिड में होता है, EgNO3 एक्वस में रहेगा, और रिप्लेस करके एक्वस बना देगा और सॉलिड बना देगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर एक मेटल है जो दूसरे को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना रही है, और उसको सॉलिड फॉर्म में निकाल रही है। कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। अगर आपने बता दिया बहुत अच्छी। इसका कोड अगर आपको बताना पड़े तो आप कोड देख लीजिए, 7th का बी। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 7th का बी। देख लीजिए 7th के बी में कौन से टाइप की रिएक्शन है। आइए जल्दी से फिनिश कर देते हैं, लेक्चर लंबा नहीं करना है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम होता है Al, कॉपर क्लोराइड होगा CuCl2, बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ ही रहेगा क्या, कॉपर, प्लस का कॉपर। इसको बैलेंस करने की बात आई, एक एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम, एक कॉपर 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन।
क्लोरीन क्लोरीन क्या हो गए, बैलेंस नहीं है, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, ऑड इवन का केस है, करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके 3 को यहाँ दे दो और इस वाले 2 को यहाँ दे दो, 3 CU हो गए तो यहाँ 3 लगा दो, 2 AL हो गए यहाँ 2 लगा दो, सारी रिएक्शन बैलेंस है। वापस से ये सॉलिड रहेगा, ये एक्वस रहेगा, ये एक्वस रहेगा और ये सॉलिड, हाँ सॉलिड रहेगा, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई पूरे नंबर। अगला है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 फॉर्मूला होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, फॉर्मूले गलत करोगे रिएक्शन गलत हो जाएगी, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ही है, छोटा कर लेता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड ही है, लगा भी नहीं, पोटेशियम क्लोराइड, इसको बैलेंस कराते हैं, एक बी ए, दो Cl, एक Cl, दो पोटेशियम, एक सल्फेट, एक सल्फेट, बी ए बराबर है सल्फेट, सल्फेट बराबर है, सिर्फ पोटेशियम और क्लोरीन बराबर नहीं है, टू लगाते भाई, सारा बैलेंस हो जाना है, बैलेंस हो गया। करना क्या, देखो ये एक्वस में रहेगा, ये एक्वस में रहेगा, जब दो एक्वस होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट से जो मेटल का मास ज्यादा होता है उसका प्रिसिपिटेट बनता है, बी ए सल्फेट का क्या बन जाएगा, सॉलिड, और ये बन जाएगा एक्वस, ना बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, कितना आसान, ठीक है। ऊपर वाले का 7th के बी का जो नेम है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। चलिए चलते हैं, थोड़ी सी और है, कह रहा है आइडेंटिफाई, देखो टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ लिए, कह रहा है बैलेंस करो केमिकल इक्वेशन को, जब आप उसको फिर आइडेंटिफाई करना है, तो आ जाओ मैं लिख देता हूँ फटाक से, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, देखो कह रहा है एक्वस में है, एक्वस लिख दो, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 होता है, एक्वस में है, दो एक्वस आपस में रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर हमें 100% बन जाएगा कि पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर एक्वस है, और देखो बेरियम ब्रोमाइड के पास क्या लगा हुआ है, सॉलिड, बेरियम ब्रोमाइड में सॉलिड लगा हुआ, क्यों, क्योंकि पोटेशियम से ज्यादा मास किसका होता है, बेरियम का होता है। बैलेंस करते हैं, आ जाइए, एक पोटेशियम, एक Br, एक दो Br, एक Ba, दो I, एक I, तो यहाँ पर सिंपल सा 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओगे यहाँ 2 लग जाएगा, सारी चीजें बैलेंस, सारी चीजें बैलेंस, बहुत आसान, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है भाई, मजा ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एग्जाम आने तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपके जो नंबर हैं, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट लेता हूँ 80 आउट ऑफ 50 का, ठीक है, ये आएंगे आएंगे अगर मेरे साथ आप शुरू से चलते हैं, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, इसको देखते हैं, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 होता है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है ZnO प्लस कार्बन का डाइऑक्साइड, अब देखो इसमें स्टेट भी दे रखी है, ये सॉलिड में लिया, इसको ब्रेक कर दिया तो ये सॉलिड बन गया और ये गैस बन गया, बैलेंस कर लो, एक Zn, एक कार्बन, तीन ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। अच्छा एक चीज और थी मैं भूल गया बताना, इस पे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी गई थी, तो ये क्या है, ये है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट है और एक टूट के कई सारे बन रहे हैं, मतलब सिंगल है और सिंगल से कहाँ जा रहा है, मैनी प्रोडक्ट्स में जा रहा है, तो याद करो वो डेफिनेशन, when a reactant decomposes into many products, two or more than products, the reaction is called as decomposition reaction, decomposition reaction, ठीक है। तीन तरह से होती हैं, आपको याद हो, अगर इस तरह से डेल्टा बना है तो इसे कहेंगे हीट है, इसे थर्मल कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर यहाँ पे H न्यू लिखा है इसे लाइट कहते हैं, और इसे कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी रही होती, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या कहलाता, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। जनरली ये टर्म है जो आप यूज करोगे, देखोगे कि कैसे ये यूज होती हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, तो फिर दिमाग को आपको चलाना पड़ता है, कैसे करें, क्या होगा, पूछ चुका है, एक एक एग्जाम एक्सरसाइज में आपके, ठीक है। यहाँ देखो कह रहा है हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस ये होती है, क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस ये होती है, मिलके बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो कि गैस, कहानी वही है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 Cl, यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस, ठीक है। कौन से टाइप की रिएक्शन हुई, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना,
when two or more than two reactant combine each other to form a single product, that reaction is called as combination reaction। तो यहाँ पर कौन सी है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टाइप है रिएक्शन, ठीक है। अगले में आते हैं, अगले में आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं तोड़ना, अगले में आओ। वैसे भी आधे घंटे से ऊपर वीडियो हो चुका है ये। देखो कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम मतलब Mg सॉलिड में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस में है, और ये बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होगा, और हाइड्रोजन यानी H2 गैस, ये एक्वस में। ठीक है, बैलेंसिंग देख लो, एक Mg, एक Mg, एक H, दो H, एक Cl, दो Cl। Cl हाइड्रोजन और Cl बैलेंस नहीं है, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 मिक्स कर देना। अभी देखो ये क्या है, तो यहाँ देखो Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, Mg ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार माइंड में रखनी है सारी चीजें। कैसे पता चलता है सर हम कि हमें कि कौन सी रिएक्शन या कौन सी मेटल जो है हमारी वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है? तो एक ट्रिक होती है, जैसे आप कहते हो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसको भी लिख देता हूं मैं। देखो क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है सर, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखेंगे? तो मैं सिखा देता हूँ इसको कैसे याद रखना है। इसका सिंपल है, ये होगा केदारनाथ का माली आलू ज्यादा फीके चुकाता है, क्यों होगी, होगी आज और टाइम। ठीक है, आसान है, बस आपको ध्यान रखना है ये जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ये मेटल्स लेस रिएक्टिव है। याद कैसे रखेंगे, हाइड्रोजन रिफरेंस है, हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव। सिंपल लॉजिक है, ऊपर 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 जितने मेटल आते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम से ज्यादा पोटेशियम सोडियम रिएक्टिव है। जो रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव, तो उसी के सॉल्ट से डिस्प्लेस। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो, पहली बार आप अगर मेरे चैनल में आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।